कभी कभी जिंदगी आपको उस मोड़ पर ले आती है जहां आपकी पहचान सिर्फ आपके कपड़ों से की जाती है। आपकी कीमत आपकी गरीबी से आंकी जाती है। ये कहानी है आराध्या की, एक ऐसी लड़की जिसे हर कोई अदृश्य समझता था, जब तक कि एक दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हर कोई चाहता था कि काश वो सच में अदृश्य होती। ये कहानी अपमान से सम्मान तक के एक अविश्वसनीय सफर की है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम असल में किसी इंसान के बारे में कितना कम जानते हैं। आराध्या का बचपन मुश्किलों भरा था। उसके पिता मेजर समीर जोशी एक बहादुर सैनिक थे, जो देश के लिए शहीद हो गए थे जब आराध्या बहुत छोटी थी। उसकी मां ने अकेले उसे पाला, लेकिन लंबी बीमारी ने उन्हें भी आराध्या से छीन लिया। अनाथ होने के बाद आराध्या को अपनी मौसी शांति के साथ रहना पड़ा। शांति मौसी ने उसे कभी प्यार नहीं दिया, बल्कि उसे एक बोझ समझा। हर दिन उसे ताने सुनने को मिलते थे। जैसे ही आराध्या 18 साल की हुई, वह अपने पिता के मेडल और अपनी छोटी सी बचत लेकर मुंबई आ गई। यहां उसने गुजारे के लिए एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में सफाई कर्मी की नौकरी कर ली। उसे नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की चमचमाती इमारत की 15वीं मंजिल। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की ठंडी हवा में महंगी परफ्यूम और ताजी बनी कॉफी की महक घुली हुई थी। कीबोर्ड की खटखट और फोन की घंटियों के बीच आराध्या पोछे की बाल्टी लिए फर्श पर झुकी हुई थी। उसकी सूती साड़ी का पल्लू कई जगह से सिला हुआ था और उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अचानक स्टिलेट्टो हील्स की तेज आवाज उसके पास आकर रुकी। छी! यह बदबू कहां से आ रही है? यह रिया की आवाज थी, ऑफिस की सबसे स्टाइलिश और घमंडी कर्मचारी। आराध्या ने सहमकर ऊपर देखा। रिया अपने डिजाइनर कपड़ों और परफेक्ट मेकअप में उसे घृणा से देख रही थी। उसकी आंखों में झर था। मैंने पूछा, ये सड़े हुए पोछे की बदबू कहां से आ रही है? क्या तुम बाहरी हो? रिया की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज गई। सबने अपनी स्क्रीन से नजरें हटाकर उस तरफ देखा। आराध्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आराध्या चुपचाप खड़ी रही। उसकी उंगलियां पोछे की डंडी पर कस गईं। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसे अपनी मौसी के शब्द याद आ गए। तेरी औकात ही क्या है? 2 वक्त की रोटी कमा ले, वही बहुत है। रिया ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, जाओ और इस पोछे को फेंक कर आओ। मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस गटर से इसे उठाकर लाते हो। इस ऑफिस की एक इज्जत है। कुछ सहकर्मी दबी हुई हंसी हंसने लगे। आराध्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने बाल्टी उठाई और चुपचाप वॉशरूम की तरफ चल दी। हर कदम उसे एक बोझ की तरह लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सबकी नजरें उसकी फटी हुई चप्पल और पुरानी साड़ी पर टिकी हैं, उसका मजाक उड़ा रही है। यह सिर्फ एक पोछे की बात नहीं थी। यह उसकी गरीबी, उसकी लाचारी का सार्वजनिक तमाशा था। वॉशरूम के ठंडे एकांत में आराध्या ने दरवाजा बंद किया और अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश की। आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दिया। डरी हुई, थकी हुई एक लड़की। उसे अपने पिता की याद आई। वह हमेशा कहते थे, आराध्या, सिर उठाकर जीना। हम फौजी के बच्चे हैं, डरना नहीं सीखा। लेकिन यहां, इस कांच और स्टील की दुनिया में उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे और खुद को समझाया, नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे यह नौकरी चाहिए। उसने पोछे को अच्छी तरह धोया, उसमें डिसइंफेक्टेंट डाला और एक गहरी सांस लेकर बाहर निकल गई। उसे पता था कि उसे उसी कमरे में वापस जाना है, उन्हीं नजरों का सामना करना है। लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वह अपनी आंखों में आंसू नहीं आने देगी। जब वह ऑफिस में वापस आई, तो माहौल थोड़ा शांत हो चुका था। रिया अपनी सीट पर बैठकर किसी से फोन पर हंस हंस कर बात कर रही थी। आराध्या ने किसी पर ध्यान न देते हुए अपना काम फिर से शुरू कर दिया। कोने में बैठे 2 लड़के, रोहन और समीर, उसे देखकर फुसफुसा रहे थे। यार, लड़की सुंदर है, लेकिन कपड़े देखो, समीर ने कहा। रोहन ने धीरे से जवाब दिया, कपड़ों से क्या होता है? उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत है।
रिया बेकार में ही उस पर चिल्ला रही थी। रोहन की नजरें बार बार आराध्या की तरफ उठ रही थी। उसे आराध्या की सादगी में कुछ ऐसा दिखा जो रिया की बनावटी सुंदरता में नहीं था। आराध्या को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने नजर उठाकर देखा तो रोहन उसे ही देख रहा था। उनकी नजरें मिली और रोहन ने हल्की सी मुस्कान दी। आराध्या ने झिझकते हुए अपनी नजरें झुका लीं। रिया की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी, खासकर जब बात दूसरों की कानाफूसी की हो। उसने रोहन और समीर की बातें सुन ली थीं। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि रोहन, जिसे वह अपना बॉयफ्रेंड मानती थी, एक मामूली सफाई वाली में दिलचस्पी दिखाए। उसका अहंकार पूरी तरह आहत हुआ। फोन पर बात खत्म करते ही वह अपनी महिला सहकर्मियों के झुंड में शामिल हो गई और जोर जोर से आराध्या के कपड़ों का मजाक उड़ाने लगी। देखो तो जरा, इसकी साड़ी का रंग देखो, जैसे किसी ने हल्दी गिरा दी हो। और वो चप्पलें, लगता है आजादी के जमाने की है। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ीं। आराध्या सब कुछ सुन रही थी। हर शब्द एक कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक चिड़ियाघर में खड़ी है और लोग उस पर उंगलियां उठाकर हंस रहे हैं। उस दिन काम खत्म होने में सदियां लग गईं। जब सब कर्मचारी चले गए और ऑफिस खाली हो गया, तब आराध्या का काम सही मायने में शुरू होता था। देर रात तक वह हर डेस्क साफ करती, कचरा फेंकती और फर्श चमकाती। उस रात ऑफिस की खामोशी उसे खा रही थी। हर खाली कुर्सी उसे उन लोगों की याद दिला रही थी जो दिन में उस पर हंसे थे। उसे रोहन का चेहरा याद आया। उसकी एक छोटी सी मुस्कान ने आराध्या के दिल में एक उम्मीद की किरण जगाई थी। शायद इस भीड़ में कोई एक तो है जो उसे सिर्फ एक सफाई वाली नहीं, बल्कि एक इंसान समझता है। इसी उम्मीद के सहारे उसने अपना काम पूरा किया और थके कदमों से अपने छोटे से कमरे की तरफ चल पड़ी, जो मुंबई की एक भीड़-भाड़ वाली चौल में था। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। रिया उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और बाकी लोग या तो उसका साथ देते या चुप रहते। लेकिन रोहन का व्यवहार बदल गया था। वह अक्सर क्यांतने आराध्या के पास बैठ जाता और उससे बातें करने की कोशिश करता। वह उससे उसके घर के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। आराध्या शुरू में झिझकती, लेकिन रोहन के सरल और मिलनसार स्वभाव ने उसका दिल जीत लिया। एक शाम, जब आराध्या काम खत्म करके निकल रही थी, रोहन ऑफिस के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। आराध्या, रुको, उसने कहा। क्या तुम मेरे साथ पास वाली टपरी पर एक कप चाय पियोगी? आराध्या हैरान रह गई। पहली बार किसी ने उसे इस तरह से सम्मान दिया था। वह मना नहीं कर पाई। चाय की उस छोटी सी दुकान पर शहर के शोर के बीच उन दोनों ने बहुत सारी बातें की। रोहन ने बताया कि वह कैसे एक छोटे शहर से मुंबई आया है और अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ उठा रहा है। आराध्या ने भी हिम्मत करके उसे अपने शहीद पिता के बारे में बताया। रोहन उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम बहुत बहादुर हो आराध्या। जो कुछ भी तुमने सहा है, उसके बाद भी तुम इतनी मजबूत हो। आराध्या के लिए ये शब्द किसी मरहम की तरह थे। उसे लगा जैसे सालों बाद किसी ने उसे सच में समझा है। उस शाम जब वह घर लौटी, तो उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसे लगा कि शायद अब जिंदगी बेहतर होने वाली है। शायद उसे एक दोस्त मिल गया है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले दिन ऑफिस के लंबे कॉरिडोर में रिया की एक दोस्त नेहा ने उसे रोका। बड़ी हिम्मत है तुम में, नेहा ने ताना मारते हुए कहा। जिसके साथ चाय पीने चली गई, वो कौन है, जानती भी हो? रोहन रिया का बॉयफ्रेंड है। वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर रिया को पता चल गया कि तुम उसके साथ बाहर गई थीं, तो वह तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। वह जल्द ही इस डिपार्टमेंट की हेड बनने वाली है। सोच लो अपना। यह कहकर नेहा चली गई और आराध्या वहीं जड़वत खड़ी रह गई। उसे ठगा हुआ महसूस हो रहा था। क्या रोहन का सारा दोस्तानापन एक धोखा था? क्या वह भी बाकी लोगों की तरह उसका मजाक उड़ा रहा था? अगले दिन आराध्या के लिए एक और अपमानजनक आश्चर्य इंतजार कर रहा था।
जैसे ही वह उस फ्लोर पर पहुंची जहां रिया का डिपार्टमेंट था, किसी ने जोर से एक गाना बजा दिया। यह एक मजाकिया बॉलीवुड गाना था जिसके बोल गरीबी और फटेहाल कपड़ों पर थे। पूरा डिपार्टमेंट ठहाके लगाकर हंस रहा था। रिया अपनी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। फिर वह गंभीर चेहरा बनाकर आराध्या के पास आई। सुनो, मुझे बताओगी कि तुमने ये विंटेज साड़ी किस चोर बाजार से खरीदी है? मुझे भी लेनी है। उसने आराध्या के घिसे हुए सैंडल की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये देखो, क्या यह म्यूजियम से चुराए हैं? हर कोई हंस रहा था और उन हंसते हुए चेहरों में रोहन का चेहरा भी था। वह नजरें चुरा रहा था, लेकिन वह भी मुस्कुरा रहा था। आराध्या का दिल टूट गया। जिस इंसान को उसने अपना दोस्त समझना शुरू किया था, वह भी उसी भीड़ का हिस्सा था। उसने उसे धोखा दिया था। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने अपना सिर उठाया, रिया की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे अपना काम करने लगी। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वह नौकरी छोड़कर वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे अपनी गरीबी और लाचारी का एहसास हुआ। अगर उसने यह नौकरी छोड़ दी तो वह किराया कैसे देगी, खाएगी क्या? उसने अपने आंसुओं को पिया और फर्श साफ करने लगी। उसकी चुप्पी रिया के लिए सबसे बड़ा तमाचा थी। वह चाहती थी कि आराध्या रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन आराध्या ने उसे यह संतुष्टि नहीं दी। उस घटना के बाद रोहन ने आराध्या से बात करने की हिम्मत नहीं की। जब भी वे कॉरिडोर में आमने सामने होते, वह नजरें चुराकर निकल जाता। उसे अपने किए पर शर्म आ रही थी। उसे आराध्या सच में पसंद थी, लेकिन उसमें रिया के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। वह जानता था कि रिया उसका करियर बर्बाद कर सकती है। उसने अपने करियर को, अपनी तरक्की को एक मासूम लड़की की भावनाओं से ऊपर रखा। वह एक कायर था और यह बात वह खुद भी जानता था। आराध्या के लिए अब ऑफिस एक जेल बन गया था, जहां हर दिन उसे भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसे अपनी पहली तनख्वाह मिलेगी। एक शाम, जब वह ऑफिस के पीछे वाले गेट से निकल रही थी, तो उसे एक बिल्ली के बच्चे के मिमियाने की आवाज सुनाई दी। एक छोटा सफेद बिल्ली का बच्चा कचरे के डिब्बे के पास कांप रहा था। वह भूखा और डरा हुआ था। आराध्या का दिल पसीज गया। वह खुद भूखी रह सकती थी, लेकिन उस बेजुबान को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। उसने बच्चे को अपनी साड़ी के पल्लू में लपेटा और अपने साथ अपने छोटे से कमरे में ले आई। उस रात उसने अपने हिस्से की रोटी में से आधा हिस्सा दूध में भिगोकर उस बच्चे को खिलाया। उसने उसका नाम शेरू रखा। अब उसकी जिंदगी में कोई तो था जिसे वह अपना कह सकती थी। शेरू उसकी जिंदगी की छोटी सी खुशी बन गया। आराध्या की तनख्वाह के पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। वह दिन में एक बार खाती थी ताकि शेरू के लिए दूध खरीद सके। वह बस महीने के खत्म होने का इंतजार कर रही थी, जब उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलेगी। उसने अपने एचआर से बात की थी, तो पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर वह एक महीना पूरा होने से पहले नौकरी छोड़ती है, तो उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यह क्लॉज उसने नौकरी की जल्दी में पढ़ा ही नहीं था। अब उसके पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। हर दिन वह रिया के ताने सहती, लोगों की हंसी बर्दाश्त करती और शाम को अपने छोटे से शेरू के पास लौटकर सुकून पाती। शेरू ही उसकी हिम्मत था, उसकी जीने की वजह। आखिरकार वह दिन आ ही गया, महीने का आखिरी दिन। आज उसे तनख्वाह मिलनी थी और आज ही कंपनी के मालिक, सारे ब्रांचों के हेड मिस्टर विक्रम सिंह ऑफिस का दौरा करने वाले थे। पूरे ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ था। सब अपनी अपनी डेस्क साफ कर रहे थे, फाइलें ठीक कर रहे थे। रिया भी बॉस को इम्प्रेस करने की पूरी तैयारी में थी। वह जानती थी कि मिस्टर सिंह, जो सेना के रिटायर्ड ऑफिसर थे, अनुशासन और सफाई को बहुत महत्व देते हैं। वह इस मौके का फायदा उठाकर आराध्या को हमेशा के लिए बाहर निकलवाना चाहती थी। उसके दिमाग में एक शैतानी योजना चल रही थी। मिस्टर विक्रम सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। लगभग 50 की उम्र में भी उनकी चाल में एक फौजी की सख्ती थी,
और उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उनके ऑफिस में आते ही पूरी तरह खामोशी छा गई। सब अदब से अपनी जगह पर खड़े हो गए। रिया लगभग दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग सर, आपका इंतजार कर रहे थे, उसने बहुत मीठी आवाज में कहा। मिस्टर सिंह ने बस सिर हिलाया और ऑफिस का मुआयना करने लगे। रिया उनके साथ साथ चल रही थी। डिपार्टमेंट के काम के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता रही थी। आराध्या एक कोने में जेरोक्स मशीन साफ कर रही थी। कोशिश कर रही थी कि किसी की नजर उस पर न पड़े। जब मिस्टर सिंह रिया की डेस्क के पास पहुंचे तो रिया ने जानबूझकर अपनी कोहनी से कॉफी का कप गिरा दिया। कॉफी फर्श पर फैल गई। ओह नो! वह नाटकीय ढंग से चिल्लाई। फिर उसने कप को पैर से अपनी कुर्सी के नीचे धकेल दिया। वह मिस्टर सिंह की तरफ मुड़ी और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, माफ कीजिए सर, क्या करे, यहां इतनी गंदगी रहती है। हमारी नई सफाई वाली बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं करती। देखिए, मेरी डेस्क के नीचे कितनी गंदगी है। रोज शिकायत करती हूं, पर कोई सुनता ही नहीं। उसने अपनी उंगली से फर्श पर फैले कॉफी के दाग की तरफ इशारा किया और फिर घृणा से आराध्या की तरफ देखा। मिस्टर सिंह की तेज नजरें पहले कॉफी के दाग पर गईं, फिर रिया के चेहरे पर और फिर उस कोने में खड़ी डरी हुई आराध्या पर। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उन्होंने रिया की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस आराध्या की तरफ देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, तुम मेरे केबिन में आओ। यह कहकर वह अपने केबिन की तरफ बढ़ गए। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। रिया के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई। आराध्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन था कि आज उसकी नौकरी चली जाएगी। कांपते हुए कदमों से वह बॉस के केबिन की तरफ बढ़ी। केबिन के अंदर मिस्टर सिंह अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठे थे और एक फाइल देख रहे थे। उन्होंने आराध्या को बैठने का इशारा भी नहीं किया। ऑफिस में इतनी गंदगी क्यों है? तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करती? उनकी आवाज शांत लेकिन बहुत कठोर थी। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। सर, मैंने मैंने सफाई की थी। मुझे नहीं पता कि वह दाग कहां से आया। रिया मैडम, वह मुझसे नफरत करती है। वह हमेशा मुझे परेशान करती है। मुझे लगता है उन्होंने यह जानबूझकर किया है ताकि आप मुझे नौकरी से निकाल दें। पहली बार आराध्या ने अपने लिए आवाज उठाई थी। उसके अंदर का सारा डर और अपमान शब्दों में बाहर आ रहा था। मिस्टर सिंह ने फाइल से नजरें उठाईं और पहली बार आराध्या को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सच्चाई भी थी। तुम कौन हो? अपना पूरा नाम बताओ, उन्होंने पूछा। आराध्या, आराध्या जोशी, उसने धीरे से कहा। जोशी सरनेम सुनकर मिस्टर सिंह के माथे पर लकीरें उभर आईं। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उनका लहजा थोड़ा नरम हो गया था। आराध्या ने अपना सिर उठाया और गर्व से कहा, मेरे पिता का नाम मेजर समीर जोशी था। वह देश के लिए शहीद हो गए। यह सुनते ही मिस्टर सिंह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनकी आंखों में हैरानी और दुख का मिला-जुला भाव था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कारगिल में? आराध्या ने हां में सिर हिलाया। मिस्टर सिंह की आंखों में पानी भर आया। वह अपनी डेस्क के चारों ओर घूमकर आराध्या के पास आए। समीर, समीर जोशी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। वह सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वह एक हीरो था। उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी। मैं उसी की वजह से आज जिंदा हूं। वह कुछ देर चुप रहे, अपनी भावनाओं को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। आराध्या हैरान थी। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मिस्टर सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरे दोस्त की बेटी हो और तुम यहां ये सब कर रही हो? उनकी आवाज में गहरा अफसोस और गुस्सा था। उन्होंने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपनी सेक्रेटरी को रिया को तुरंत केबिन में भेजने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में रिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब भी वही विजयी मुस्कान थी। सर, आपने बुलाया? मिस्टर सिंह अपनी कुर्सी पर वापस जा बैठे। उनका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। मिस रिया, आपकी सेवाओं की अब इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। आप अपना टर्मिनेशन लेटर अकाउंट्स से ले सकती हैं। अभी।
रिया की मुस्कान गायब हो गई। लेकिन सर, क्यों? मैंने क्या किया? वह हकलाने लगी। आपने एक शहीद की बेटी का अपमान किया है। इस कंपनी में ऐसी छोटी सोच वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। गेट आउट! मिस्टर सिंह की आवाज में बिजली की कड़क थी। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया और वह चुपचाप बाहर निकल गई। रिया के जाने के बाद मिस्टर सिंह आराध्या की तरफ मुड़े। बेटी, तुम्हारी मां कहाँ है? आराध्या ने धीरे से बताया कि वह भी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम अकेली हो? रहती कहाँ हो? आराध्या ने अपनी मौसी और अब चौल में एक किराए के कमरे के बारे में सब कुछ बता दिया। मिस्टर सिंह ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि उनकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। आज से तुम्हें पोंछा लगाने की जरूरत नहीं है। तुम कल से क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट में काम करोगी और रहने की चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। मेरे दोस्त की बेटी किराए के कमरे में नहीं रहेगी। आराध्या बस रो रही थी। ये खुशी के आंसू थे। सालों बाद उसे कोई सहारा मिला था। उस शाम आराध्या जब अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तो उसके हाथ में उसकी पूरी तनख्वाह और मिस्टर सिंह का दिया हुआ बोनस था। वह खुशी से लगभग उड़ रही थी। रास्ते में वह एक पेट शॉप पर रुकी और शेरू के लिए सबसे अच्छा खाना, खिलौने और एक नरम सा बिस्तर खरीदा। उस दिन उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वह अब सिर्फ एक बेचारी लड़की नहीं थी, बल्कि एक कमाने वाली महिला थी जो अपना और अपने छोटे से शेरू का पेट पाल सकती थी। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उसे अब हर दिन रिया का जहरीला चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। जिंदगी ने अचानक एक खूबसूरत मोड़ ले लिया था। अगले दिन जब आराध्या ऑफिस पहुंची, तो सब कुछ बदल चुका था। उसे एक नई डेस्क दी गई थी, एक कंप्यूटर दिया गया था। एचआर मैनेजर खुद उसके पास उसका नया अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आया। पुराने सहकर्मी जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोपहर में मिस्टर सिंह ने उसे फिर अपने केबिन में बुलाया और उसके हाथ में एक चाबी रखी। यह मेरे दूसरे फ्लैट की चाबी है। वह खाली पड़ा है। तुम आज ही वहां शिफ्ट हो जाओ। मेरे दोस्त की अमानत अब सड़कों पर नहीं भटकेगी। आराध्या ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, मेरे पास एक बिल्ली का बच्चा है, शेरू। क्या मैं उसे साथ ला सकती हूं? मिस्टर सिंह जोर से हंसे। तुम शेरू के साथ एक हाथी भी ला सकती हो। वह घर अब तुम्हारा है। आराध्या अपनी पुरानी मकान मालकिन को धन्यवाद कहकर शेरू और अपना थोड़ा सा सामान लेकर उस नए खूबसूरत अपार्टमेंट में आ गई। यह एक सपनों का घर था। नरम कालीन, बड़ी बड़ी खिड़कियां और एक आरामदायक बिस्तर। उसने शेरू को नीचे छोड़ा और वह खुशी से पूरे घर में दौड़ने लगा। आराध्या बालकनी में खड़ी होकर नीचे शहर की रोशनी देख रही थी। कुछ ही दिनों में उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। मिस्टर सिंह उसके लिए एक पिता की तरह थे। उन्होंने उसके लिए नए कपड़े खरीदे, घर का सारा सामान भरवाया और उसे कंपनी के काम की बारीकियां सिखाने लगे। वह आराध्या में अपनी उत्तराधिकारी देखते थे। ऑफिस में आराध्या के बदलते रूप और बॉस के उसके प्रति विशेष स्नेह को देखकर रोहन ने फिर से हिम्मत जुटाई। रिया के जाने के बाद उसने आराध्या से बात करने की कोशिश की। एक शाम उसने आराध्या को कॉफी के लिए पूछने की हिम्मत की, लेकिन यह अब पुरानी वाली आराध्या नहीं थी। यह एक आत्मविश्वासी लड़की थी जिसे अपनी कीमत पता थी। उसने रोहन को बहुत शांति से लेकिन दृढ़ता से मना कर दिया। माफ करना रोहन, लेकिन मुझे तुम्हारी असलियत पता है। मुझे ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है जो मुश्किल समय में साथ छोड़ दें। रोहन शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रह गया। उसे अपनी कायरता की कीमत चुकानी पड़ रही थी। आराध्या अब अपने काम और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी। मिस्टर सिंह ने उसका एडमिशन एक अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में करवा दिया था। वह दिन में काम करती और शाम को पढ़ाई। एक दिन वह शेरू के लिए खाना खरीदने उसी पेट शॉप पर गई। वह एक कैन उठाने के लिए झुकी ही थी कि वह उसके हाथ से फिसल गया। इससे पहले कि कैन जमीन पर गिरता, एक मजबूत हाथ ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। अच्छी कंपनी का खाना लेती हैं आप, अपने पेट्स का ख्याल रखना चाहिए, एक आत्मविश्वास से भरी आवाज ने कहा।
आराध्या ने मुड़कर देखा। एक लंबा हैंडसम लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका नाम आरव था। आरव भी अपने पालतू जानवर के लिए सामान खरीदने आया था। बातों बातों में उनकी दोस्ती हो गई। आरव का मजाकिया स्वभाव और जिंदगी के प्रति उसका सकारात्मक नजरिया आराध्या को बहुत अच्छा लगा। उस दिन आरव उसे घर तक छोड़ने आया। वे दोनों घर के बाहर देर तक खड़े होकर बातें करते रहे। दोनों को ही एक दूसरे से बात करना इतना अच्छा लग रहा था कि समय का पता ही नहीं चला। जब आराध्या अपने फ्लैट में वापस आई तो वह पूरी रात सो नहीं पाई। वह बस आरव के बारे में सोचती रही। उसे लगा जैसे उसे वह इंसान मिल गया है जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रही थी। अगली सुबह जब आराध्या काम के लिए घर से निकली तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि आरव उसके बिल्डिंग के गेट पर खड़ा था। मैं पूरी रात यहीं था, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अपने बिल्ले को खाना खिलाने घर गया था और वापस आ गया। तुम्हारी खिड़की में पूरी रात लाइट जल रही थी। मैं जानता था कि तुम भी नहीं सोई हो। आराध्या, यह किस्मत है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। यह कहकर आरव ने धीरे से आराध्या का हाथ पकड़ लिया। आराध्या को लगा जैसे उसकी जिंदगी की कहानी अब पूरी हो गई है। उसे एक सच्चा प्यार करने वाला साथी मिल गया था, एक पिता समान संरक्षक मिल गया था और सबसे बढ़कर उसने अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस पा लिया था। और इस तरह जिस लड़की को लोग उसके फटे कपड़ों से पहचानते थे, उसने अपनी मेहनत, सच्चाई और दयालुता से अपनी एक नई पहचान बनाई। उसने सीखा कि असली सुंदरता कपड़ों में नहीं, बल्कि इंसान के चरित्र में होती है। रोहन अपनी कायरता के साथ अकेला रह गया और रिया को अपनी करनी का फल मिल गया। आराध्या और आरव ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की जो प्यार और सम्मान पर आधारित थी। मिस्टर सिंह ने अपने दोस्त की बेटी को वह हर खुशी दी जिसकी वह हकदार थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को उसकी बाहरी हालत देखकर कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर साधारण इंसान के अंदर एक असाधारण कहानी छिपी होती है। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आपने कभी किसी को उसके पहनावे के आधार पर जज किया है? हमें नीचे बताएं।